मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता कंबोज आज आपको इको का चैप्टर 3 करवा रही हूँ। पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज 3 चैप्टर करेंगे इको का, जिसका नेम है मुद्रा और साख। मुद्रा का मतलब होता है पैसा, ठीक है, और साख यानी कि वो पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जमा होता है, कैसे उस पैसे को यूज किया जाता है, सरकार का क्या योगदान है, ये सब इस लेसन में बताया जाएगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए मुद्रा क्या होती है। ये आप सभी जानते हैं, मुद्रा पैसा कि वह माध्यम जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, वो होती है हमारी मुद्रा। ठीक है, यानी कि वस्तुओं को खरीदना है तो आपको पता ही है कि वस्तु अगर हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम पैसे देके उस चीज को खरीद सकते हैं। तो मुद्रा होती है कि वस्तुओं को खरीदना या बेचना। ठीक है, उसके बाद आता है वस्तु विनिमय क्या होती है। मुद्रा में तो हम वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं पैसे देकर, और वस्तु विनिमय होती है कि बिना मुद्रा का प्रयोग किए, बिना पैसे का प्रयोग किए वस्तुओं का आदान प्रदान या वस्तुओं का क्रय विक्रय। यानी कि जब हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि जब वस्तु खरीदी जाती है तो हम उस वस्तु के पैसे नहीं देते, बल्कि उस वस्तु के बदले कोई वस्तु या कोई और चीज देते हैं, वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाता है हमारा वस्तु विनिमय। उसके बाद आता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनका दोहरा संयोग कैसे होता है। ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अपनी, ठीक है, कोई भी वस्तु बेच रहे हैं, कोई भी चीज बेच रहे हैं, और जो खरीदने वाला है, आप बेचने वाले और खरीदने वाला दोनों सहमत हैं इस चीज के लिए, तो वो हमारा कहलाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी कि सपोज करो आपको पैसे की जरूरत है और आपके पास कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, कोई जगह खाली पड़ी है, तो आप अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस जगह को, उस खाली जगह को बेचना चाहते हैं, और कोई खरीदार है, ठीक है, वो खरीदना चाहता है, आप दोनों सहमत हो, आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है और वो आपकी चीज खरीद लेता है। ये होता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। उसके बाद होता है मुद्रा के प्राचीन रूप, यानी कि पैसा प्राचीन रूप में कैसा होता था। सभी जानते हैं पहले हमारे राजा महाराजा होते थे, ठीक है, तो हमारी मुद्रा भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होती थी। सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे। प्राचीन टाइम में पैसे का रूप सोने चांदी के सिक्कों से किया जाता था, ठीक है। और जो आज का हमारा मुद्रा का आधुनिक रूप है, नया रूप है, उसमें हमारी मुद्रा कैसी है, सभी जानते हैं, कागज के नोट आ चुके हैं, धातु के सिक्के आ चुके हैं, ठीक है। और इन्हें भारत सरकार के लिए कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारे कागज के नोट या धातु के सिक्के जो भी हम यूज करते हैं, जो भी हमारे यूज यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करते हैं मुद्रा, वो हमारा कौन जारी करता है, ये भारत सरकार के लिए रिजर्व बैंक, यानी कि बैंकों के द्वारा हमारे नोट बनते हैं, जिन्हें हम कागज के नोट कहते हैं। उसके बाद आता है बैंक क्या होते हैं। अभी आपने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक क्या होते हैं। बैंक वो संस्था है जो लोगों की जमा पूंजी के आधार पर मांग जमाओं का निर्माण करती है। यानी कि बैंक, सभी लोग जानते हैं बैंक के बारे में कि बैंक क्या है। बैंक में हम पैसा अपना जमा भी करवाते हैं, बैंक से हम लोन भी लेते हैं, तो बैंक हमारी राशि को, पूंजी को जमा करती है, या हमें जरूरत पड़ने पर हमारी मांगों को, हमारी जरूरतों को पूरा भी करती है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। आगे आता है बैंक निक्षेप, यानी कि क्या है ये है लोगों की अतिरिक्त पूंजी को बैंकों में जमा करना। यानी कि हमारी इनकम है ज्यादा, ठीक है, तो हम अपने पैसे को सेव रखना चाहते हैं, तो हमारी जो सेविंग हो रही है, जो हमारा पैसा बच रहा है, हम उसको सुरक्षित रखने के लिए बैंकों का सहारा लेते हैं और अपनी जमा पूंजी को बैंक में जमा करते हैं। उसके बाद आता है बैंक से ही एक चेक। चेक क्या होता है, यह वह आदेश पत्र होता है जिस पर हस्ताक्षर यानी कि साइन करके
कोई भी खातेदार अपने खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को धन अपना भुगतान कर सकता है। यानी कि चेक है, बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। आपने पैसा निकलवाना है तो आपका खाता बैंक में होना चाहिए। तो आप खातेदार हो, यानी कि आपका खाता चल रहा है बैंक में, तो आप चेक पर साइन करोगे, अपने हस्ताक्षर करोगे। वो करने के बाद अपने खाते में से आप किसी भी व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन चेक पर साइन आपके ही होंगे अगर आपका खाता है बैंक में, आपकी जमा राशि है बैंक में। तो उसके बाद आता है साख। साख क्या होती है? साख बैंकों द्वारा अपने पास जमा पूंजियों को कर्जदारों को ऋण के रूप में देकर कमाया जाने वाला लाभ। साख मतलब बैंक के पास जमा है राशि, पैसा होता है बैंक के पास, हम लोग बैंक से लोन वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, बैंक से सहायता लेते हैं। तो बैंक क्या करता है? वो हमें ऋण के यानी कि ब्याज के अकॉर्डिंग, ब्याज के रूप में हमें पैसा देता है, और जो वो ब्याज कमाता है वो उसका लाभ होता है, ब्याज उसको प्रॉफिट होता है। हमारे द्वारा दिए गए पैसे पर ब्याज लगाना, तो हम जितना भी पैसा लेते हैं हम कर्जदार बन जाते हैं। कर्जदार को ऋण के रूप में, यानी कि हमें जो उन्हें वापस पैसा करना है, उसके लिए हमारे जो पैसे पर वो बैंक ब्याज लगाएगा, और उस ब्याज का वो बैंक अपने लिए मुनाफा कमाएगा, उसे लाभ होगा। ये होती है साख। साख के बाद आपका आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने अभी पीछे पढ़ा कि जो हमें पैसे प्रोवाइड कराते हैं भारत सरकार के द्वारा, वो हमारा है रिजर्व बैंक इंडिया। क्या है ये? भारत सरकार द्वारा स्थापित ये वो संस्था है जो भारत में करेंसी जारी करती है और अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे भारत सरकार स्थापित करती है, ठीक है। यही हमारे लिए नोट या करेंसी कह लो जारी करती है, बनाती है, ठीक। और क्या करती है? और जितने भी बैंक हैं हमारे देश में, ठीक है, ये उन बैंकों की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके ऊपर निगरानी रखती है, उनका ब्यौरा रखती है कि कौन सा बैंक कैसे मुनाफा कमा रहा है, कैसे लोगों को ब्याज दे रहा है, कैसे लोग इससे अपना लाभ उठा रहे हैं। तो ये सब भारतीय रिजर्व जो बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है कर्ज जाल। आपने बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है, तो क्या होता है? टाइम होता है, आपकी एक लिमिट टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर आपको वो पैसा वापस करना है, ब्याज समेत, सूद समेत। लेकिन क्या होता है? आप उस कर्ज को वापस नहीं कर सकते। तो कर्जदार, ऐसी स्थिति होती है जब कर्जदार का कर्ज बढ़ता ही चला जाता है और वो कर्ज जाल में बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे इतना कर्ज उसके ऊपर बढ़ जाता है कि उसे कर्ज उतारना मुश्किल हो जाता है, और उसके दायरे में वो एक कर्ज के दायरे में बंध जाता है, पूरा का पूरा कर्ज जाल उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। उसके बाद आता है औपचारिक ऋण स्रोत। औपचारिक ऋण स्रोत कौन से होते हैं? ये ऋण स्रोत सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं औपचारिक रूप से, यानी कि अगर इसमें आते हैं आपके बैंक, ठीक है, सरकारी समितियां, ठीक है, जिनसे हम लोन वगैरह लेते हैं, तो ये औपचारिक रूप से सरकारी नियंत्रण में काम करता है। सरकार के अकॉर्डिंग इस पर ब्याज जो होता है, उसकी दरें, नियम सब लागू होते हैं, उसके अनुसार ही बैंक हमें ऋण देता है। औपचारिक रूप से सारी कार्यविधियां की जाती हैं, ठीक है। तो एक होता है अनौपचारिक ऋण स्रोत, ये सरकारी नियंत्रण में नहीं होता, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मतलब अगर हम किसी से औपचारिक अनौपचारिक रूप से ऋण ले रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से ही ब्याज हमसे वसूल लेगा, अपनी मर्जी से ही उसके ऊपर ऋण लगाएगा। जैसे स्थानीय साहूकार, कृषि व्यापारी, भूस्वामी, जैसे आजकल आप लोग कोई अगर कृषि कर रहा है तो अपनी जो भी उससे कृषि से जो भी अनाज वगैरह होता है वो मंडियों में बेचता है, तो मंडियों में जो साहूकार या कृषि व्यापारी होते हैं वो अगर हम उनसे पैसा लेते हैं तो वो अपनी मर्जी से हमारे ऊपर ब्याज थोपते हैं, वो होती है अनौपचारिक ऋण स्रोत। कई बार हम किसी रिश्तेदार से भी पैसे उधार ले लेते हैं, वो होता है हमारा अनौपचारिक ऋण स्रोत। आगे आता है आपका समर्थक ऋणाधार। समर्थक यानी कि आपने कहीं से ऋण लेना है, ठीक है, तो वो आपको तब ऋण
देगा अगर आप उसको गारंटी के रूप में कुछ गिरवी रखने को दो। सपोज करो आपके घर के पेपर है, घर के कागज हैं, वो गिरवी रख ले, यानी कि वह संपत्ति जिसे गारंटी के रूप में गिरवी रखकर कर्जदार कर्ज लेता है। हमने कर्ज लेना है लेकिन पहले हमसे कोई गारंटी मांगी जाएगी। तो सपोज करो हम अपनी जमीन जो होती है, ठीक है, उसके कागज, अपने मकान के कागज, गोल्ड वगैरह, आजकल गोल्ड लोन बहुत चले हुए हैं, तो वो होता है हमारा समर्थक ऋणधार, यानी कि वो हमें कर्ज लेने में सहायता करता है जिससे हमें कर्ज मिलता है। स्वयं सहायता समूह गरीब लोगों को उधार देने के लिए ग्रामीण यानी कि गांव में छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जो लोगों की बचत भूमि को इकट्ठा करने पर आधारित है। यानी कि ग्रुप में बांट दिया जाता है लोगों को, उसके अनुसार उन्हें बैंक कर्ज देता है जिससे उनका ब्याज भी उन्हें कम पड़ता है और वो अपनी दरें जल्दी भुगतान कर देते हैं। तो ये था आपका मुद्रा और साख को लेकर पूरा का पूरा लेसन। इसमें मैंने आपको सब समझाया है, बैंक क्या है, बैंक से कैसे ऋण मिलता है, औपचारिक अनौपचारिक ये ऋण क्या होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो इस लेसन को आपने अच्छी तरह रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।